हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विज़न। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 10 की बुक है हमारी भारतीय सांस्कृतिक और विरासत का 5th चैप्टर, जिसका नाम है आधुनिक भारत। फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर में आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आधुनिक भारत से तात्पर्य है भारत का वह समय जब देश ने मध्यकालीन चैप्टर हमने पढ़ा है, जैसे 18वीं शताब्दी का टाइम पीरियड, ठीक है। मध्यकालीन परंपराओं से आगे बढ़कर आधुनिक विचारों को अपना रहे थे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और उद्योग, सामाजिक सुधार भी हुए थे, ठीक है। राजनीतिक जागरूकता लोगों में पैदा होने लगी थी। तो यहाँ पर जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग की और लोगों ने कदम बढ़ाया और जो हमारा आधुनिक भारत है उसे 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक के इतिहास से जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा जो इतिहास है उसे प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। मध्यकाल हम पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल का टाइम पीरियड तब से माना जाता है जब से मानव धरती पर रहने लगे थे। मध्य युग का जो टाइम पीरियड है वो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का काल माना जाता है। फ्रेंड्स, मध्यकाल चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप इससे पहले की मेरी वीडियो में जाके उस चैप्टर को लर्न कर सकते हैं। आज हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 2 युगों के दौरान हमारा जो समाज है, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, यानी कि पिछले के अकॉर्डिंग अब का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। यानी कि हमारे देश ने प्रगति की, विकास की, ठीक है, वृद्धि भी बहुत ही ज़्यादा हुई है, जिसने हमारे पूरे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला है। जो लोग भारत के बाहर से आए थे, जैसे तुर्की, अफ़गान और मुग़ल ने भारत को ही अपना घर बना लिया था। जिस तरह से आपने देखा अंग्रेज़ों ने किस तरह से 200 वर्षों तक हमारे देश पे राज किया था। ब्रिटिश उपनिवेशी जो सदा ही हमारे देश में रहने लगे थे, जो विदेशी बनकर रहने लगे थे, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव भी अपनी हितों के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किए थे। रेलगाड़ी जैसी व्यवस्था, डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ जैसी व्यवस्थाओं का भी इन्होंने ही विकास किया था। शिक्षा नीति भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाई गई थी। और तो और हमारे देश में रहकर इन्होंने बहुत सारी स्थापत्य कला का भी विकास किया है। जैसे आप राष्ट्रपति भवन को देख सकते हैं। कलकत्ता और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी बड़ी बड़ी इमारतों का इन्होंने निर्माण किया है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग भी बन गए हैं। सुगठित सरकार की शासन प्रणाली भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाई गई थी। पश्चिमी विचारों का, विज्ञान का, दर्शन शास्त्रों पर आधारित शिक्षा प्रणाली, ये सब किनके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आधुनिक भारत में जो भी चेंजमेंट हुआ था, जो भी बदलाव हुए हैं, हम वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ऑल ओवर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में आधुनिक भारत के निर्माण के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ किए गए थे। हम यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो भी परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप 18वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम में जो घटनाएं घटी थी, ठीक है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा था, उनके बारे में हम जानेंगे। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के भारत का वर्णन जानेंगे, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों की सामाजिक परिस्थिति उस टाइम पे क्या थी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती सुधारकों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों में योगदान के बारे में जानेंगे। यानी कि जो राजा राम मोहन राय जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने हमारे समाज में सुधार लाने के लिए क्या क्या कार्य किए थे, कैसे कैसे उन्होंने लोगों में जागरूकता पैदा की थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। प्रेस तथा समाचार पत्र की क्या भूमिका रही थी उस टाइम पे, उसके बारे में जानेंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, कैसे भारत को आज़ादी मिली थी, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया था, इन सभी टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा 5.1 पश्चिम का उदय तथा इसका भारत पर प्रभाव। यानी कि पश्चिम का उदय जब हो रहा था तो इस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे
1450 ईस्वी के बाद निम्नलिखित 3 प्रकार के विकास ने यूरोप का नक्शा बदल दिया, जैसे छपाई यंत्र का आविष्कार, पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन का प्रचार प्रसार, व्यापार हेतु नए नए मार्गों की खोज भी हुई थी। तो यहाँ पे यूरोप के बदलने का यही कारण था। देखिए, विज्ञान, तोपखाने के क्षेत्र में उन्नति की थी किसने? यूरोप ने बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था उस टाइम पे। विज्ञान, तोपखाने, उन्नति की थी। उनके पास स्थल सेना, जल सेना, विश्व में सर्वश्रेष्ठ सेना हो गई थी। और तो और वैज्ञानिक शिक्षा चारों ओर फैलने लगी थी। यानी कि उस वक्त का जो टाइम था ना, उस टाइम पे यूरोप बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था। आप देख सकते हैं जहाँ भारत पढ़ा लिखा नहीं था, जिसको कुछ नहीं आता था, वहाँ यूरोप कितना डेवलप, कहीं रेलगाड़ी का आविष्कार कर रहे हैं तो कहीं नए नए यंत्र बना रहे हैं, ठीक है। व्यापार के मार्ग में कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा था। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। इन यूरोप के देशों में पहले पुर्तगाली, डच और फिर फ्रेंच, ब्रिटिश भारत से व्यापार की दौड़ में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, यानी कि कंपटीशन शुरू हो गया था यहाँ पर। भारत उस समय संसार में सबसे बड़ा निर्यातक देश था, यानी कि सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश कौन सा था? भारत था। भारत से ही कच्चे माल लेकर जाते थे ब्रिटिशर्स लोग और वहाँ पे ना महंगी दामों पे फिर बेच देते थे, ठीक है। ब्रिटिश ने भारत के व्यापार पर न केवल नियंत्रण कर रखा था बल्कि देश को भी अपने वश में कर लिया था। किसने? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत को अपने कब्ज़े में कर लिया था, ठीक है। और लगभग 200 वर्षों तक भारत में उनका स्वामित्व रहा। स्वामित्व मीन्स अधिकार रहा। मानव संसाधनों का भी उन्होंने बहुत शोषण किया भारत में रहकर। भारत का जितना भी धन था वो सारा कहाँ पे ले गए? ब्रिटिश में, यानी कि इंग्लैंड में। भारत की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का भी उन्होंने बहुत लाभ उठाया। शक्तिशाली जो मुग़ल शासन के पतन के बाद अनेक छोटी छोटी रियासतें उठ खड़ी हुई थी। अब देखिए, जब मुग़ल साम्राज्य था तब धीरे धीरे मतलब राजाओं का अंत होने लगा था। मुग़ल शासन ना एकदम डाउन हो गया था। फिर जो लोग थे वहाँ पे छोटी छोटी रियासतें बनाने लगे थे, ठीक है। आप जानते 562 रियासतें थी टोटल। फिर लोग खुद को ही राजा मानने लगे थे। लोगों से लड़ाइयाँ, दंगा ऐसे शुरू होने लगा था। तो अंग्रेज़ ना इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पश्चिम के उदय से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। फ्रेंड्स, हम आगे ये भी देखेंगे कि जो भारत के उद्योग धंधे थे वो सारे नष्ट हो चुके थे। रेलवे, डाक व्यवस्था भी चलाई थी। शिक्षा प्रणाली लाई गई थी। कला, साहित्य, विज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, जिससे भारत डेवलप होने लगा था। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत पर अंग्रेजी राज्य निम्नलिखित चरणों में विकसित होता चला गया। यानी कि भारत पर जो अंग्रेजी राज्य थे, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने किस तरह से कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। भारतीय व्यापार पर नियंत्रण कर लिया था पूरी तरह से। भारतीय वस्तुएं बहुत कम दामों पर खरीदी जाती थी और पश्चिमी बाज़ारों में उनको बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। यानी कि जो भारत की वस्तुएं थी उनको कम दामों पर खरीदकर बाहरी देशों में ऊंचे दामों पर उसे बेचा जाता था। सेठों और साहूकारों ने इनकी सहायता भी करते थे। किसानों को कुछ भी दिए बिना उन्होंने भरपूर लाभ कमाया। यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें लॉस किसका होता था? किसानों का होता था, क्योंकि किसानों को कुछ मिलता ही नहीं था। बेचारे मजदूर थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त तो शासन तो अंग्रेज़ों का था, ठीक है। भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया था। भारत में व्यापार से लाभ कमाने ये लोग आए थे। जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो भारत से लाभ कमाने के लिए आए थे। उनकी राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पर भी नियंत्रण उन्होंने कर लिया था। अब देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद वे बंगाल में मालिक बन गए थे। जो अंग्रेज़ थे ना, वो बंगाल में मालिक बन गए थे और राजनीतिक नियंत्रण के कारण बंगाल में वह अपना व्यापार बढ़ाने लगे थे। विदेशी सामान का निर्यात भी करने लगे थे। और तो और वह जो ब्रिटेन में जाने वाले भारतीय जो माल होते थे उस पर भारी टैक्स लगाते थे, ताकि उनके अपने उद्योग धंधे सुरक्षित रहे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना किस तरह से किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, कितना दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था। और इसमें सबसे ज़्यादा बुरा पता है किसका होता था? जो गरीब मज़दूर लोग होते थे उनका होता था।
अब देखिए औद्योगिक क्रांति उसके बाद आ गई थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने से जो भारतीय उद्योग थे ना, उनको बहुत भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा था। अब नुकसान कैसा, देखिए जो भारतीय दस्तकार थे उन्होंने अपने घरेलू और विदेशी बाजार दोनों ही खो दिए थे, क्योंकि सब पे तो अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया था। ब्रिटिश माल का जो मशीनों से बनाया जाता था, ठीक है, जो ब्रिटिश माल था वो तो मशीनों से बनाया जाता था, और जो भारतीय माल था वो क्या करते थे, बेचारे हाथों से बनाते थे, मेहनत करते थे, ठीक है। तो मशीनों का मुकाबला हाथ थोड़ी कर सकता है। हाँ, यही रीज़न था कि जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो नष्ट होने लगे थे, ठीक है। अंग्रेज व्यापारियों ने तो बहुत सारा धन संग्रह कर रखा था, उन्होंने अपने व्यापार को उससे बढ़ाया। मैंने आपको पहले भी बताया, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान क्या करते थे, भारत से मंगवाते थे और उससे बहुत भारी कीमतों पर ब्रिटिश में भेज देते थे। अब यहाँ पर भारतीय उद्योग के नष्ट होने का एक मुख्य कारण और भी आता है कि जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग समाप्त होने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिश मशीनों से बना सामान सस्ता होता था, क्योंकि वो मशीनों से बनते थे, उन्हें सस्ते दामों पर मतलब लोग खरीदते थे और कर मुक्त भी होता था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत को भी आधुनिक बनाना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या किए, उन्होंने शिक्षा प्रणाली लेकर आए, ठीक है। और वो ऐसा क्यों चाहते थे, ताकि जो ब्रिटेन का सामान है, जो भारतीय लोग हैं वो भी पाश्चात्य बन जाए और वो उन्हें भी इसकी लत लग जाए, शौकीन हो जाए, ठीक है, ताकि वो भी उनके सामान को ख़रीदने लगे। इससे किसको फ़ायदा होगा, अंग्रेज़ों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ब्रिटेन के लोग भी ख़रीदेंगे, बाहर के लोग भी ख़रीदेंगे और भारत के लोग भी खुद भी उनके सामान को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे तो किसको फ़ायदा होगा, अंग्रेज़ों को फ़ायदा होगा। अंग्रेज लोग पता है हमेशा अपने हित के बारे में सोचते थे, वे भारतीय व्यापार का संरक्षण भी नहीं करते थे। उन्होंने भारतीय व्यापार के क्षेत्र में नई तकनीक का भी कोई भी प्रयोग नहीं किया था। भारतीय उद्योग हस्तशिल्प की भी बहुत हानि होने लगी थी। अब देखिए जो ब्रिटिश लोग थे ना, उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया, पानी के जहाज़ और रेलवे भारत में चलाना शुरू किया। यही रीज़न था कि वो रेलवे भारत में लेकर आए थे, ठीक है। 1853 में पहली बार बम्बई से थाने चलने वाली रेलगाड़ी जनता के लिए खोली गई थी। रेलवे लाइन जो बंदरगाहों से जोड़ती थी और जिससे व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया था। फ्रेंड्स, आप ये याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1853 में टेलीग्राफ लाइन डलहौजी के द्वारा कलकत्ता से आगरा तक का लाया गया था, ठीक है। 1853 में डलहौजी ने प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के लिए खोली थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पूरा पढ़ा कि पश्चिम के आने से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उनके उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, कच्चा माल भारत से ख़रीदकर ब्रिटेन में ले जाया जाता था, महंगी दामों पर बेचा जाता था, मशीनों से उनका जो भी माल होता था वो तैयार होता था, जिससे भारतीयों के तो सब कुछ ख़त्म हो गया था, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि उन पर भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा था। अब हम इसके पाठगत प्रश्न 5.1 को देखते हैं। भारत पर राजनीतिक नियंत्रण करने में कौन सफल रहा, तो अंग्रेज, ठीक है। भारतीय शासकों में किसने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की परस्पर शत्रुता का लाभ उठाना चाहा पर सफल नहीं हुआ, तो टीपू सुल्तान मैसूर से, ठीक है। कितने चरणों में ब्रिटेन में भारत में शासन स्थापित किया, तो 3 चरणों में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 18वीं शताब्दी में भारत, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, ये ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत अनेक विषमताओं, परस्पर विरोध। देखिए यहाँ पर ना 18वीं शताब्दी में आर्थिक रूप से केवल कृषि ही लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करती थी, क्योंकि उस समय जो शासक होते थे ना वो लगातार युद्ध करते रहते थे। कृषि भूमि की दशा को सुधारने का किसी के पास टाइम ही नहीं था। विदेशी व्यापार मुगलों की छत्रछाया में विकसित हो रहा था। हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत फारसी खाड़ी राज्यों से मोती, रोसिल्क, ऊन, खजूर, सूखे मेवे मंगवा रहे थे, ठीक है। मतलब भारत जो फारसी खाड़ी राज्य थे उनसे ये सारी चीज़ें मंगवा रहे थे। अरब से कॉफ़ी, सोना, ड्रग्स, शहद, चाय, चीन से चीनी मिट्टी से बने बर्तन, रेशम और तिब्बत, सिंगापुर, इंडोनेशिया द्वीप से अफ्रीका तथा यूरोप से विदेशी साजो सामान भी भारत में आयात होता था। यानी कि जितनी भी ज़रूरत की वस्तुएं होती थी वो सारे भारत से में निर्यात होते थे, ठीक है, आयात होते थे। भारत से सिल्क, रेशमी कपड़ा, चीनी मिर्च, नील तथा अन्य वस्तुएं निर्यात होती थी। भारत का सूती कपड़ा पूरे संसार में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था।
यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आर्थिक अवस्था देखिए लगातार युद्ध के कारण बिगड़ती चली जा रही थी, ठीक है। देश के अंदर सिख, जाट, मराठा आदि लोगों का विद्रोह होने लगा था, जैसे नादिर शाह 1739 में, अहमद शाह अब्दाली 1761 में, जैसे विदेशियों के आक्रमण भी भारत पर हो रहे थे। फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता स्थिति पैदा करने में भी सहायता कर रहे थे। भारत की सुंदर हस्तकला संपूर्ण विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ये थी भारत की अर्थव्यवस्था। अब हम देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में कोई एकता दिखाई नहीं देती थी। जैसे हिंदू हो या मुसलमान, जाति, कबीले, धर्म और भाषा के आधार पर बहुत ही ज़्यादा उस वक्त भेदभाव था। विवाह, भोजन, पेशा, धंधा चुनने में जाति व नियमों का ही पालन करना आवश्यक होता था। यानी कि यहाँ पर लोग धर्म से बंधे हुए थे। यदि कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाता था। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी। लोग अपने अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और भेदभाव की नीति अपनाते थे। हिंदू और मुस्लिम संबंध के बारे में हम देख लेते हैं। दोनों धर्मों को लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा मित्रता के संबंध थे। धार्मिक सहिष्णुता थी। राजनीतिक स्तर पर स्वार्थवश किए जाते थे परंतु धर्म के लिए नहीं किए जाते थे। यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है कि धर्म के लिए नहीं किए जाते थे, वो अपने स्वार्थ के लिए किए जाते थे। दोनों समुदायों के लिए एक दूसरे के उत्सवों में भी भाग लेते थे। हिंदू मुसलमान पीरों संत में विश्वास रखते थे। मुसलमान भी हिंदू देवों और संतों के प्रति आदर की भावना रखते थे। ये है आधुनिक भारत। अब नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी का जो टाइम था उसमें महिलाओं का अत्यधिक दमन होता था। कन्या के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। विवाह बचपन में ही लड़कियों का कर दिया जाता था। बहुपत्नी प्रथा भी उस वक्त जारी थी। संपत्ति पर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। विधवाएं रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती थी। विवाह में विधवाओं को भाग नहीं लेना दिया जाता था, वह अशुभ माना जाता था, ठीक है। बाल विवाह बहुत आम बात थी उस वक्त। शिशु कन्याएं भी विधवा हो जाती थी। इसका मुख्य कारण होता था कि छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था। जातिगत भेदभाव होता था। नीची जाति के साथ खाना नहीं खाया जाता था। दासों को दहेज के रूप में बेचा जाता था। बहुपत्नी, पर्दा प्रथा, शिक्षा के अभाव, संपत्ति पर अधिकार न होने के कानूनों के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये था 19वीं शताब्दी में सामाजिक परिस्थितियाँ महिलाओं की, ठीक है। जब भी महिलाओं के बारे में बात आएगी 19वीं शताब्दी की टाइम पीरियड होगा तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक सुधार। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक सुधार क्यों हुए थे। जो समाज में बुराइयाँ फैली हुई थी, कुरीतियाँ फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार किए गए थे। देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो अंधविश्वास, जातिवाद, सती प्रथा, धर्म से रिलेटेड बहुत सारी कुरीतियाँ थी, ठीक है, उनको दूर करने के लिए ही सामाजिक और धार्मिक सुधार आया था। अब यहाँ पे देखिए ईसाई जो पुरोहित थे ना, ईसाई पुरोहित ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के साथ धार्मिक कर्मकांडों के लिए भारत आए थे। ये कर्मकांड जैसे थे बपतिस्मा, विवाह, मुर्दों को दफनाना, चर्च में सेवा, ठीक है। गैर ईसाई कर्मचारियों में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया था। यूरोपीय लोगों के लिए विद्यालय भी खोले थे। किसने? ईसाई पुरोहितों ने। उसके बाद जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उन्होंने ईसाई उपदेश और साहित्य के प्रचार के लिए लोगों को धर्मांतरित करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस पत्रिकाओं की शुरुआत की थी। यानी कि जो ईसाई पुरोहित थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के साथ आए थे उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस पत्रिकाओं की शुरुआत की थी। क्यों? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ईसाई प्रचार के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी प्रारंभ किया था जिसका समाज और उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अंग्रेजी पढ़ाई का भी आरंभ ब्रिटिश लोगों की राजनीतिक प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अंग्रेज कब तक भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते हैं।
आखिर कभी ना कभी तो उन्हें उनकी ज़रूरत पड़नी ही थी। तो अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए ये सोचा कि हम अंग्रेज़ी शिक्षा लाते हैं, भारतीयों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं ताकि उनका भी माइंड थोड़ा डेवलप हो। पर उन्हें ये नहीं पता था कि शिक्षा आने से भारतीयों के लिए कितना बड़ा वरदान होगा। अब भारतीयों के लिए भी पश्चिम के द्वार खोल दिए गए थे। उन्होंने उदारतावाद, तर्कवाद मीन्स यानी कि तर्क करना किसी से, ठीक है, लोकतंत्र, समता, स्वतंत्रता के पश्चिमी विचारों को आत्मसात किया। यानी कि लोग जानने लगे थे कि हमें स्वतंत्रता की ज़रूरत है, ठीक है, हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा। धीरे धीरे अंग्रेजी शीघ्र ही पढ़े लिखे भारतीयों की संपर्क भाषा बन गई। इसने उन्हें परस्पर जोड़ने की भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस और पत्रिकाओं की शुरुआत हुई थी और क्या रीज़न था। ईसाई प्रचारक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन पत्रिकाओं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अंग्रेज़ अपने भलाई के लिए शिक्षा लेकर आए थे जिसमें भारतीयों का फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ पर हमने सामाजिक और धार्मिक सुधारक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कुछ समाज सुधारकों के बारे में, जैसे राजा राममोहन राय जी, ठीक है। राजा राममोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थी जो दुनिया में सामाजिक बुराइयों को हटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। राजा राममोहन राय के बारे में और भी हम जानते हैं, जैसे भारत में उन्हें आधुनिक युग के सूत्रधार माने जाते हैं। जो राजा राममोहन राय जी थे वो आधुनिक युग के सूत्रधार माने जाते थे। इन्हें सूत्रधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत में और बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जो सामाजिक बुराइयाँ थी उनको दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको ये भी जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो हमारे राजा राममोहन राय जी थे वो यूनानी और लैटिन भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे, यानी उनको इन भाषाओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। हिंदू समाज में सुधार लाने, भारत के पुनर्जागरण में इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने जो हिंदू समाज में प्रचलित जो प्रथाएं थी, जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था, सामाजिक बुराइयां थी, उन सबको ख़त्म करने में राजा राममोहन राय जी का बहुत बड़ा योगदान था। अब देखिए, जो सामाजिक बुराइयां थी उसको हटाना इतना आसान तो नहीं था, लोगों की सोच को बदलना इतना आसान नहीं था। तो राजा राममोहन राय जी ने क्या किया, जो धार्मिक आस्था लोगों के अंदर थी, ठीक है, लोगों ने धर्म के सहारे ही बहुत सारे कुप्रथाएं चलाई थी, तो धर्म के सहारे ही राजा राममोहन राय जी ने उसे हटाया था। सामाजिक बुराइयों में आता है सबसे पहले सती प्रथा। अब देखिए यहाँ पे सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा में पता है क्या होता था आपको? राजस्थान और बंगाल जैसे बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पर जो महिलाएं होती थी, अगर उनके पति के मर जाते थे तो वो खुद ही वो चिता में जल जाती थी, ठीक है, तो उसे ही सती प्रथा कहा जाता था। और वो खुद ऐसा नहीं करती थी, लोग उन्हें इतना टॉर्चर करते थे कि उन्हें खुद ऐसा करना पड़ता था। तो राजा राममोहन राय ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और इस पर रोक भी लगवाया था, और साथ ही साथ में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं उनके जो अनुयायी थे वो एक ब्रह्म यानी कि एक भगवान को मानते थे। वे मूर्ति, बहुदेव पूजा तथा कर्म कांडों का विरोध करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने राजा राममोहन राय जी के बारे में पढ़ा है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया था, और पुनर्जागरण में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना या नया जन्म। ये वह आंदोलन होता है जब समाज में नई सोच, नई जागरूकता और नई बदलाव की लहर आती है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने राजा राममोहन राय जी के बारे में पढ़ा था। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ये भी एक प्रमुख समाज सुधारक थे। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के नेता भी यही बने थे। इन्होंने 1828 में अंधविश्वास के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। इन्होंने राजा राममोहन राय के विचारों का बहुत ही ज़्यादा प्रचार किया था। उस वक्त स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सभी सामाजिक संगठनों, सामाजिक संबंधों को लोकतांत्रिक बनाने पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया जा रहा था, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं केशव चंद्र सेन। इनके बाद ब्रह्म समाज की जो संस्था थी उनको केशव चंद्र सेन के द्वारा ही संभाला गया था।
फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा, हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस तरह से समाज में सुधार किए, केशव चंद्र सेन ने किस तरह से ब्रह्म समाज की पूरी भागदौड़ संभाली थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रार्थना समाज और रानाडे। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इन्होंने अंतर्जातीय भोजन एवं विवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं तथा दलित वर्गों की स्थिति को सुधारने में बहुत प्रयास किया था। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को पुनर्जागृत करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, जो गंगाधर चट्टोपाध्याय जी थे वे रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने जाते थे, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद के ये कौन थे? गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? इनके शिष्य थे। इन्होंने समानता पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, स्वतंत्रता और मुक्ति विचार जैसे विचारों पर काम किया था। उनका मानना था सभी धर्म एक ही है, उनका नारा भी यही था। थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसके स्थापना मैडम HP बुलेट्स्की और कर्नल HS ऑलकोट के द्वारा किया गया था। कब? 1837। यहाँ पे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था पूरी दुनिया के धर्म, विज्ञान, दर्शन को एक साथ जोड़ना और जागरूकता फैलाना। आपको मैंने बताया इसकी स्थापना दो लोगों ने मिलकर की थी, एक तो कर्नल HS ने और मैडम HP बुलेट्स्की ने। 1837 में इसकी स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने धर्म, दर्शन तथा सिद्धांत को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचार किया था। उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र हिंदू विद्यालय भी खोला था। तो यहाँ पर आप एनी बेसेंट के नाम से याद रखेंगे कि उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र हिंदू विद्यालय भी खोले थे। नेक्स्ट नारायण गुरु के बारे में पढ़ते हैं। नारायण गुरु दक्षिण भारत के एक महान संत थे। उनका जन्म सितंबर 1854 में केरल में हुआ था। नारायण गुरु एक महान संत थे। 1854 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? केरल में। मलयालम, संस्कृत और तमिल भाषा में बहुत ही ज़्यादा ये निपुण थे। कौन कौन सी भाषा में? मलयालम, संस्कृत और तमिल भाषा में बहुत ज़्यादा निपुण थे। अब देखिए, किशोर अवस्था में ही संन्यास मार्ग को अपनाने का विचार इन्होंने बना लिया था। इनके साथ इनके एक फ्रेंड थे छतंबी स्वामिंगल, दोनों ही मित्र थे। वे अपना समय संतों की सेवा करने, एकांत में ध्यान लगाने में और तीर्थ यात्राएं करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते थे। यानी कि एक नारायण गुरु थे और छतंबी स्वामिंगल, ये दोनों मित्र थे। वे अपना जीवन ज़्यादातर संतों की सेवा में और एकांत में ध्यान लगाने में व्यतीत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे नारायण गुरु धर्म सुधारक होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। वे तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे, ये आपने पहले ही देख लिया था। उन्होंने केरल वासियों की सामाजिक आध्यात्मिक जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न किया था। यानी कि जो नारायण गुरु जी थे उन्होंने ज़्यादातर केरल के जो वहाँ के निवासी थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब देखिए, यहाँ पे मुस्लिम सुधार आंदोलन में जो सबसे पहले नाम आता है तो वो आता है सर सैयद अहमद खान जी का, जो मुसलमानों के बीच प्रमुख समाज सुधारक रहे। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि जो मुसलमान हैं वे आधुनिक शिक्षा द्वारा ही उन्नति कर सकते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? धार्मिक असहिष्णुता और अज्ञान अंधविश्वासों के विरुद्ध थे वे। यहाँ पर हम सर सैयद अहमद खान के जो विचार थे उनके बारे में जान रहे हैं। वे बहुपत्नी विवाद के भी खिलाफ थे, पर्दा प्रथा के खिलाफ थे, सरल तलाक के सख्त ये विरुद्ध थे। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन भी प्रारंभ किया था और साथ ही में अलीगढ़ में ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सैयद अहमद खान के द्वारा।
विज्ञान और संस्कृति के बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए ये महाविद्यालय खोला गया था, आप इसको याद रखना। यहाँ पर हमने मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ा था, किस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में एक महाविद्यालय खुलवाया थे, जिससे मुसलमानों की साहित्य और मतलब शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा प्रसार हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार क्या क्या हुए थे? सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधारकों ने सामाजिक सुधार आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। आप जानते हैं फ्रेंड्स, 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, उसमें भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ और अंधविश्वास प्रचलित थे। और आप ये भी जानते हैं कि वो अंधविश्वास, वो कुरीतियाँ कौन कौन सी थी। जैसे मैं आपको याद दिला दूँ, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव कितना लोगों के साथ होता था, पर्दा प्रथा, छुआछूत, ये सारी क्या थी? वो कुरीतियाँ थी। ठीक है, इन कुरीतियों, इन बुराइयों को दूर करने और समाज को प्रगतिशील दिशा देने के लिए कई समाज सुधारकों और आंदोलनों ने कार्य किया था। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम यहाँ पर आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत में क्या क्या सुधार हुए थे हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम महिलाओं का उद्धार पहले पढ़ेंगे। हम यहाँ पर महिलाओं की स्थिति के बारे में जो सुधार हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नारी की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ था, बाल विवाह पे कानूनी तौर पर रोक लगा दिया गया था, शिक्षा के लिए भी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलने लगी थी। 1930 में शारदा एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत विवाह के लिए लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष कर दी गई थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में किस तरह से सुधार हुआ था आधुनिक भारत में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं महर्षि कर्वे जी हैं, जो एक महान पुरुष है जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किए थे, जिसके कारण इन्हें भारत रत्न से भी पुरस्कारित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष। आज हम जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं जो भारत के सामाजिक इतिहास में जाति प्रथा एक बहुत गहरी जड़ें जमाई हुई व्यवस्था रही है। इसमें जन्म के आधार पर जो जाति प्रथा थी ना, उसमें जन्म के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच भेदभाव किया जाता था, जिससे समाज में असमानता, छुआछूत और शोषण बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। इन्हीं छुआछूत और असमानता को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए थे और जाति विरुद्ध के विरुद्ध संघर्ष भी किया गया था। रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज ने इसके लिए बहुत अतुलनीय मीन्स होता है जिसकी तुलना ना किया जा सके, कार्य किया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था इसके लिए। आप लोग BR अम्बेडकर जी को तो जानते ही होंगे, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं। उन्हें पिछड़ी जातियों के नायक के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने जिन्होंने उनके लाभ के लिए अनेक विद्यालय, महाविद्यालय खोले थे। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने अछूत लोगों को, जिन्हें वे हरिजन जो अछूत लोग होते थे ना, उनको हरिजन के नाम से पुकारा जाता था, उन्हें हरिजन कहते थे, मंदिर में भी जाने की अनुमति दिलवाई तथा अन्य लोगों के समान ही बर्ताव करने पर बल दिया। यानी कि जिन लोगों के साथ छुआछूत जैसी भेदभाव किया जाता था, उनके लिए महाविद्यालय खोले गए थे, विद्यालय खोले गए थे। ठीक है, और उन्हें मंदिर में भी जाने की अनुमति नहीं थी, तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें मंदिर में भी जाने की अनुमति दिलवाई। अस्पृश्यता को दंड्य अपराध घोषित कर दिया गया था। और तो और फ्रेंड्स, हमें हमारे संविधान में समानता का अधिकार भी दिए गए हैं, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, जिससे जाति से लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति प्रथा को कानूनी रूप से ख़त्म करने का बहुत ही बड़ा प्रयास किया गया था। ये था हमारा टॉपिक जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष, इसके बारे में हमने पढ़ा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा को समाप्त करना था। ठीक है, स्वामी दयानंद का सबसे बड़ा गुण था उनका संस्कृत भाषा पर अधिकार, यानी कि संस्कृत भाषा की वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञाता थे और वेदों का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था उन्हें। उन्होंने अनुभव किया कि अंधविश्वास, जो कुरीतियाँ हिंदू समाज में शताब्दियों से फैली हुई हैं, ये सिर्फ वेदों के अज्ञान के कारण है। यानी कि जो स्वामी दयानंद
कहते थे कि जो लोग हैं वो इतनी सारी कुरीतियाँ क्यों फैला रहे, क्योंकि उन्हें वेदों का ज्ञान ही नहीं था, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। तो वो लोगों में ज्ञान पैदा करना चाहते थे। तो 1875 में उन्होंने इसीलिए आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आप ये याद रखना कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद जी। अब यहाँ पर देखना है आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसे दयानंद सरस्वती कहते थे वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो वे वेदों का सच्चा ज्ञान देना चाहते थे लोगों में, उसको प्रचारित करना चाहते थे, और जो लोगों में बुराइयाँ थी, जो बुराइयाँ कुरीतियाँ फैली हुई थी, उनको दूर करना था। और तो और उन्होंने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का भी विरोध किया था। बहुदेवतावाद यानी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे देवताओं को पूजते हैं, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। अवतारवाद, अवतार भी होते हैं तो उनको भी पूजने लगते हैं, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। बहुत सारे हिंदू उसमें कुरीतियाँ फैली हुई थी, कर्मकांड, धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो उन सब का भी इन्होंने विरोध किया था। उनका सिर्फ एक ही नारा था कि वेदों की ओर लौटो। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना भी था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश। 1883 में उनका निधन हो गया था। 1886 में उनके जो अनुयायी थे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज की लाहौर में स्थापना की थी। यानी जो दयानंद एंग्लो वैदिक है वो एक स्कूल है जिसकी स्थापना उनके अनुयायियों ने की थी उनके नाम पर। डीएवी आंदोलन ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया और उसमें 750 से भी अधिक संस्थान थे। यहाँ पर कुछ प्रमुख समाज सुधारक के नाम है जैसे BR अम्बेडकर, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधा कांत देव, थियोसॉफिकल सोसाइटी। आर्य समाज ने जो कार्य किए हैं महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति को लेकर, उसमें उपनिवेशी सरकार के सक्रिय सहयोग से, यानी कि उपनिवेशी जो सरकार थी उन्होंने बहुत सहयोग किया और सामाजिक बुराइयों पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारे आधुनिक भारत से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ठीक है। ज्योतिबा के नाम से अधिक लोकप्रिय ज्योतिराव का जन्म 1827 में पुणे में एक निम्न जाति माली परिवार में हुआ था, यानी कि इनको प्यार से ज्योतिबा कहा जाता था। 1827 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? पुणे में हुआ था। इनका मुख्य विचार था कि जो निचली जातियों और महिलाओं की स्थिति को सुधारने का एक ही उपाय है, वह है शिक्षा। इन्होंने इसके लिए विद्यालय खोला। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा ने की थी 1873 में, ये याद रखना। आइए इनका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य था अछूत और पिछड़े वर्गों के सामाजिक न्याय दिलवाना। जो अछूत और पिछड़ी जाति के लोग थे उनको सामाजिक न्याय दिलवाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई 19वीं सदी की महान समाज सुधारक और विदुषी और महिला अधिकारों की समर्थक थी। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत का बहुत गहन अध्ययन किया था और पंडिता ने सरस्वती की उपाधि भी धारण की थी। महाराष्ट्र में महिला समाज सुधारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम पंडिता रमाबाई का आता है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रही और पुराणों पर भाषण देती रही। धार्मिक वक्ता के रूप में उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, यानी कि उनके भाषण से लोग उन्हें पहचानने लगे थे। कलकत्ता में पंडिता ने भी उन्हें कलकत्ता वासियों के समक्ष उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया, यानी कि कलकत्ता में पंडिता रमाबाई को उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे लोग उनके ज्ञान से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। पंडिता की उपाधि विदुषी महिलाओं को दी जाती है। 1882 में रमाबाई पुणे लौट गई। वे प्रार्थना समाज की ओर आकर्षित हो गई थी। महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज के संदेश का प्रचार प्रसार वे कर रही थी। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 1819 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला जिसका नाम था शारदा सदन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा पंडिता रमाबाई के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम भारत में समाज सुधारक के रूप में कार्य किया था, जैसे माधव गोविंद रानडे, RG भंडारन, दादा भाई नौरोजी, बेरामजी मालाबारी। ये सारे कौन थे? ये सारे पश्चिम भारत में के समाज सुधारक थे जिन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे
काम किए थे। किसी ने विद्यालय खुलवाए, किसी ने महाविद्यालय, किसी ने महिलाओं के लिए आश्रम खुलवाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी समाज सुधारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेस और आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का विकास। यानी हम इसमें भाषाओं के बारे में और साहित्य के विकास के बारे में, जो आधुनिक भारत में विकास हुआ था भाषाओं में, साहित्य में, प्रेस में, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1798 में लिथोग्राफी का आविष्कार हुआ। अब लिथोग्राफी क्या था? लिथोग्राफी में इसमें किसी भी लिपि, चित्र, आरेखन की अनेक प्रतियों के मुद्रण के लिए एक विशेष रूप से तैयार पत्थर की सतह का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो पत्थर होती थी, पत्थर की सतहों पर लिपि, चित्र, आरेखन यानी कि कुछ भी बनाया जा सकता था। फ्रेंड्स, आप जानते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ साथ जो प्रेस थी, प्रेस का भी विकास हुआ। मुद्रण और प्रेस ने विचारों के आदान प्रदान, समाज सुधार और साहित्य के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो प्रेस था ना, प्रेस यंत्र 1556 में गोवा में आया था। सबसे पहला मुद्रण यंत्र था, 1556 में गोवा में आया था। लेकिन जो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रेस का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में होना शुरू हुआ था। 1820 के बाद सैकड़ों पुस्तकें और पुस्तिकाएं भी मुद्रित की गई थी। 19वीं शताब्दी आते आते लोगों ने प्रेस को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, नए छापे खाने का मूल्य अधिक नहीं था, इसलिए इनकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं के लेखक बड़ी संख्या में प्रोत्साहित हुए थे। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से प्रेस ने लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि पुस्तकें छपने लगी, पुस्तिकाएँ छपने लगी, ठीक है, स्टोरीज, बुक छापे जाने लगे, बड़े बड़े साहित्यों का आविष्कार किया जाने लगा था। और तो और जो प्राचीन भारतीय एवं पश्चिमी साहित्य था, उनका अनुवाद भी किया जाने लगा था। हमारी संस्कृति विरासत को समृद्ध बनाया। इससे भारतीय चेतना में भी जागृति मिली। यानी कि प्रेस का आविष्कार भी हमारे भारतीय संस्कृति विरासत के लिए बहुत ही बड़ा योगदान था। यूँ कह सकते हैं हम कि यह हमारे लिए एक वरदान था। ठीक है, लगभग प्रत्येक भाषा में साप्ताहिक पत्रिकाएं और दैनिक समाचार पत्र निकलने लगे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेस ने साहित्य को केवल हस्तलिखित थी, यानी कि हाथों से लिखित पांडुलिपि तक ही सीमित ना रखकर जन जन यानी लोगों तक पहुँचाया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बंकिम चंद्र के आनंद मठ। बंकिम चंद्र का जो आनंद मठ था और उनका गीत वंदे मातरम प्रेस के माध्यम से ही बहुत ही ज़्यादा व्यापक फैला था। और नेक्स्ट है भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र कवि वचन जैसी पत्रिकाओं से आधुनिक हिंदी गद्य और नाटक का भी विकास हुआ था। यहाँ पर हमने प्रेस के बारे में पढ़ा। अब हम समाचार पत्रों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आधुनिक भारत में समाचार पत्रों की क्या क्या भूमिका रही है। भारत में छापाखाना जनता के विचारों को सुगठित, प्रचारित, प्रसारित और प्रभावित करने का सशक्त माध्यम बन चुका था। जो अखबारों ने ब्रिटिश विरोधी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि सरकार की जो नीतियाँ, सामाजिक आर्थिक विषयों पर टिप्पणी भी जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया था। यानी कि आप जानते हैं कि जिस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, लोग जागरूक होंगे, लोग तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे ही। वैसे ही समाचार पत्र जनता तक देश दुनिया की ताज़ा खबरें पहुंचाता था। विज्ञान, तकनीक, खेल, साहित्य, कला आदि सभी क्षेत्रों की जानकारी सरल भाषा में भी उपलब्ध कराता था। इससे नागरिकों में जागरूकता और समझ विकसित होती चली गई। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण अखबारों की बात करते हैं, जैसे बंगाल द हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी, दी अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी। ये अखबार के नेम में हो सकता है MCQs में आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉम्बे मराठा अंग्रेजी, केसरी मराठी। मद्रास है दी हिंदू अंग्रेजी, स्वदेश मित्र तमिल में। पंजाब दी ट्रिब्यून अंग्रेजी में है। कोहिनूर अखबार आम उर्दू में है। ठीक है, ये सारे कुछ उस टाइम के महत्वपूर्ण अखबार हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है 5.6 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत कैसा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक धर्मनिरपेक्ष तो दूसरा लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण रही है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है। धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा राज्य होता है जो एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, जो सभी धर्मों को समान मानता है, यानी कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, उसे ही क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। दूसरा था हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्र। लोकतांत्रिक राष्ट्र ऐसा शासन जो जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के हित में होगा, उसे ही लोकतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 1947 में ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया था। आज़ादी के बाद से स्थापित शासन की संसदीय व्यवस्था बहुत स्थायी सिद्ध हुई थी और विश्व का सबसे बड़ा संसदीय प्रजातंत्र भी भारत कहलाता है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हो रहा था और उस वक्त 562 रियासतें हमारे देश में थी। स्वतंत्रता के समय ये चुनौती थी कि इन सभी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में कैसे मिलाया जाए। भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ यानी कि शक्तिशाली बनाने के लिए आर्थिक योजनाओं को भी लागू किया गया था। भारत ने आर्थिक विकास पर कृषि और कृषि संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए थे। फ्रेंड्स, यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भारत ने खुद को डेवलप करना शुरू किया था। कृषि और उद्योगों में बहुत ही ज़्यादा काम किए थे, व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था, प्रौद्योगिकी में भी उन्नति करने लगे थे। ठीक है, धीरे धीरे जो भारत था वो विकसित राष्ट्रों की बराबरी भी बहुत तेज़ी से करने लगा था। दक्षिण एशिया में भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी स्वतंत्रता की मांग को व्यापक समर्थन मिल रहा था। यूएनओ में भी भारत को शामिल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभिक चरण की शुरुआत। तो इस राष्ट्रीय आंदोलन की हमें ज़रूरत क्यों थी? ज़रूरत थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा था। हमें उनसे आज़ादी पाने के लिए इन राष्ट्रीय आंदोलनों की ज़रूरत पड़ी। भारत के सभी कार्य क्षेत्रों में पिछड़ेपन का मुख्य कारण पता है क्या था? ब्रिटिश साम्राज्यवादी यानी कि उपनिवेशवाद। आपको पता है अंग्रेज़ों ने हमारे देश में 200 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, पहले भारतीयों को भी लगा था कि ये अंग्रेज़ तो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। फिर बाद में उन्हें इनकी सच्चाई का अनुभव होने लगा था कि किसान और मज़दूर अंग्रेज़ों की लालच एवं उदासीनता के सबसे ज़्यादा शिकार हुए थे। यानी कि सबसे ज़्यादा शोषण किसी का हुआ था ना, तो किसान का, मज़दूरों का हुआ था। उद्योगपति और पूंजीवाद भी अंग्रेजी राज्य से प्रसन्न नहीं थे। यानी कि जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा आने लगी थी, लोगों का दिमाग, लोग विकास करने लगे थे, लोगों में सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगी थी, उन्हें अपने सही गलत का पहचान होने लगा था। बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने पहचान लिया था कि अंग्रेज़ों की सच्चाई को उन्होंने पहचान लिया था। लोगों की आशा थी कि अंग्रेज़ उनके लिए बहुत परोपकारी शासक सिद्ध होंगे, लेकिन वह निष्फल सिद्ध हुए। अंग्रेज़ केवल लालची और स्वार्थी थे। वे केवल अपने स्वार्थ, अपने ब्रिटेन के हित के लिए ही जो भी काम करते थे। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलने लगा कि अंग्रेज़ मतलब सिर्फ अपने हित के लिए काम करते हैं, लोगों के स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करते, तो 19वीं सदी तक सभी भारतीय एक हो गए। वे समझ गए थे कि उन सबका एक ही समान शत्रु है, वे है कौन? अंग्रेज़। अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालना है बस। अंग्रेज़ों ने सिर्फ बुरे ही काम नहीं किए थे, बल्कि हमारे देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। अंग्रेज़ों ने देश में प्रशासनिक, आर्थिक एकरूपता लाने में भी हमारी सहायता की थी। उन्होंने संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था, यानी कि संचार व्यवस्था में बहुत ज़्यादा विकास सिर्फ अंग्रेज़ों के कारण ही था। रेलवे का निर्माण भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही हुआ था। डाक तार व्यवस्था भी कौन लाया था? अंग्रेज़ लेकर आए थे। सड़कें और मीटर जैसी व्यवस्था भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाया गया था। यातायात के साधनों का निर्माण उन्होंने करवाया था, जिससे लोगों में परस्पर एकता का विकास हो। बेशक उन्होंने अपने बारे में सोचा था, अपने हित के लिए किया था, लेकिन इसमें उनका ही हित नहीं बल्कि हमारे भारत देश के लोगों का भी विकास था। भारत में आए पश्चिमी विचारों तथा नई शिक्षा ने
भारतीयों में नव चेतना को जागृत किया। आधुनिक विचार, मानवता, संप्रभुता आदि की अवधारणा भारतीयों को राष्ट्रीयता की ओर प्रेरित करने लगी थी। यानी कि जो आधुनिक विचार आया था, मानवता, मानव प्रेम, संप्रभुता, ठीक है, ये सारी चीज़ें राष्ट्र को की ओर भारत को प्रेरित करने लगी थी। प्रेस और साहित्य ने भी राष्ट्र भावनाओं को प्रसारित करने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई थी। लेखकों के जो लेख होते थे उनसे भी जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में अपनी जाति के प्रति घमंड, भेदभाव की भावना, इल्बर्ट बिल के विरुद्ध अंग्रेज़ों के आंदोलन ने, लॉर्ड लिंटन के भारत विरोधी कानून, जो लॉर्ड लिंटन द्वारा भारत विरोधी कानून लाया गया था, और जब अनेक भारतीय अकाल भूखे मर रहे थे, ऐसे समय में शान और शौकत से ब्रिटिश राज दरबार के आयोजन ने भारतीयों के मनों में तीव्र आक्रोश भर दिया था। यानी कि राष्ट्र आंदोलन का मुख्य यही कारण था कि लोग जो अंग्रेज़ थे वो घमंड में चूर थे, भेदभाव की नीति अपना रहे थे, ठीक है, और लोगों के लिए ना जाने कैसे कैसे भारत विरोधी कानून बना रहे थे, जिससे छोटे लोगों का, कृषि लोगों का शोषण हो रहा था। तो ऐसे में जो भारत था, भारत के जो लोग थे वो तीव्र आक्रोश में आ गए थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ दिया। यहाँ पर हम एक आंदोलन पढ़ेंगे, ए.ओ. ह्यूम द्वारा आरंभ इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में इन सभी भावनाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण किया था। तो यहाँ पर हम एक INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा लाया गया था? ए.ओ. ह्यूम द्वारा लाया गया था। इसको आप याद रखेंगे। अंग्रेज़ों का एक ही नारा था कि फूट डालो और राज करो। इसी बीच मुस्लिम लीग का भी जन्म हुआ था। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं होम रूल आंदोलन। देखिए यहाँ पे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या कहा था कांग्रेस से कि तुम हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो और हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, ठीक है। फिर लोगों ने क्या सोचा, जो वहाँ पे मतलब दो दल थे, नरम दल और गरम दल। तो लोगों ने सोचा कि क्या पता ब्रिटिश युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन बहुत शीघ्र ही यह अनुभव किया जाने लगा था कि यह आशा पूरी नहीं होगी। यानी कि अंग्रेज़ों ने अपनी हेल्प तो ले ली लेकिन हमें आज़ाद तो नहीं किया था। फिर लोग सोचने लगे ये युद्ध तो देशों को अपने कब्ज़े में रखने के लिए ही किया जा रहा है। सन 1915 में, उसके बाद 1916 में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई थी। 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना की। एक का प्रारंभ तिलक ने पुणे में किया था, दूसरे का मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। अब देखिए जो ये 2 दल थे ना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था स्वराज्य या अपने राज्य की प्राप्ति, जिस पे अंग्रेज़ों ने कब्जा जमा रखा था। अब देखिए होम रूल आंदोलन में क्या था, जो क्रांतिकारी थे इन्होंने शस्त्रों के उपयोग का बहिष्कार किया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि हम शांति से आंदोलन करेंगे, हमें किसी भी अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं है। होम रूल लीग कांग्रेस के सहायक यूनिट की तरह कार्य करने लगा था। नेक्स्ट हम देखेंगे 1905 और 1918 की अवधि में क्या हुआ था। 1905 और 1918 तक का समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों का युग कहा जाता है। 1905 का और 1918 का जो टाइम पीरियड है उसको उग्रवादियों का युग कहा जाता है। उग्रवादी जो नरम दल थे, मैंने आपसे बताया था ना नरम दल और गरम दल, तो ये उग्रवादी जो थे ना ये गरम दल के थे, गरम दल के, ठीक है। तो जो उग्रवादी थे वो नरम दल की आलोचना करते थे। अब क्यों करते थे? क्योंकि नरम और प्रभावहीन तरीके अपनाते थे और आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बना पाते थे। वो उग्रवादी सीधी राजनीतिक कार्यवाही करने में और संवैधानिक सुधारों के स्थान पर स्वराज मांगने के पक्ष में होते थे। अब उग्रवादी यानी कि जो गरम दल थे उसमें कौन कौन से लोग थे? गरम दल थे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जी, ठीक है। इनके साथ साथ कुछ लोगों ने भी इनकी मदद की, जैसे बंकिम चंद्र, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष ने अपने विचारों और प्रवचनों से इस उग्र दल के दृष्टिकोण को समर्थन दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में ही यह आंदोलन शुरू हुआ था। 1905-1918 की जो अवधि में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन के साधन जो अपनाए
गए वे थे विदेशी सामान का बहिष्कार। यानी कि इस आंदोलन में ये कहा गया था कि हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुएं ही अपनाएंगे। इसका सीधा से यही मतलब था कि अंग्रेज़ों की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको हमें यूज़ नहीं करना है, ओनली स्वदेशी यानी कि अपनी देश की वस्तुओं का ही इस्तेमाल करना है। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग, विद्यार्थी, महिलाएं, सभी ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया, यानी कि बहुत ज़ोरों शोरों से इस आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में बन गया। जो अंग्रेजी सरकार थी ना, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत हिंसात्मक कार्यवाही भी की इस आंदोलन को दबाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने 1905 से 1918 में जो हुआ था उसके बारे में देखा। अब हम 1919 से 1934 की अवधि में जो भी होगा उसके बारे में देखेंगे। जैसे जब आंदोलन हो रहा था तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा राज्य में द्वैध शासन पद्धति लागू कर दी। देखिए यहाँ पे नरम दल ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि वे किसी भी तरह का हिंसा थोड़ी चाहते थे, लेकिन उग्रवादी थे, इन्होंने साफ प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। राजनीतिक हिंसाओं को कुचलने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट भी पास कर दिया। अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। जितने भी भारतीय अधिकारी आंदोलन करते हुए दिखाई देते थे उनको डायरेक्ट जेल के अंदर डाल देते थे। ऐसा रॉलेट एक्ट में होता था। महात्मा गांधी थे। अब उसी टाइम देखिए गांधी जी क्या कर रहे थे, हमारे महात्मा गांधी थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव की नीति के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने सत्याग्रह को राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया, यानी कि सत्याग्रह की ओर आग्रह किया उन्होंने। गांधी जी ने भारत में भी बिहार के चंपारण में भी सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा पक्ष था जो गांधी युग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया गया था। रॉलेट एक्ट जब 1919 में आया था तब लोगों ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन हिंसा के फूट पड़ने के कारण गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। गांधी जी ना हिंसा के सख्त विरोधी थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहीं पे हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग जनरल डायर के आदेश पर कत्ल कर दिए गए थे। यानी कि जनरल डायर उस टाइम का एक अधिकारी था और जलियांवाला बाग वहाँ पे ना एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर गए अंग्रेज़ लोग और जितने भी अधिकारी भारतीय अधिकारी थे मीटिंग कर रहे थे सबको एक लाइन से गोली से उड़ा दिया और सबको कत्ल कर दिया, ठीक है। इसी हत्या के कारण उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नवंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, क्योंकि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सरकार पर दबाव डालना कि वह तुर्की है ना, तुर्की के विषय में मुस्लिमों के साथ किए गए अन्याय को दूर करें। यही रीज़न है कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में बदल दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे इस आंदोलन का साथ देने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी, अदालतें छोड़ दिए, स्कूल कॉलेज बच्चों ने जाना छोड़ दिया, समारोह में भाग लेना छोड़ दिया, वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे, ठीक है। और मानना था कि स्वदेशी को ही अपनाना है, अस्पृश्यता को दूर करना है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन में बॉयकॉट का अपना ही एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि 1919 में रॉलेट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। 1920 में खिलाफत आंदोलन आया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे पूरा भारत की आज़ादी की स्टोरी है। अब देखिए 1927 में एक साइमन कमीशन भारत आया था। अब साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजनीतिक परिस्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए उन्हें भेजा गया था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था और राजनीतिक परिस्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए इनको भेजा गया था।
यहाँ पर प्रमुख क्रांतिकारी हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह। आप इन सब के बारे में कभी हिस्ट्री में पढ़ते होंगे या फिर जब भी भारत की आज़ादी की बात आती है तो इन लोगों का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। कुछ क्रांतिकारी साम्यवादी थी जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में भी बहुत मदद की, जैसे एम.एन. रॉय, डांगे, मुजफ्फर आदि। ये सारे कौन थे? साम्यवादी क्रांतिकारी। कुछ साम्यवादियों को मेरठ षड्यंत्र केस में दीर्घ अवधि तक जेल की सज़ा भी हुई थी। लाला लाजपत राय, लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज की गई थी, ठीक है, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से भारत के लिए संविधान की रूपरेखा बनाई गई थी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, फिर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। यह है 1930 का टाइम पीरियड जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जो दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। इसी बीच गोल में सम्मेलन भी हुआ था जो गांधी जी ने किया था, परंतु आंदोलन को बंद करना पड़ा था। गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से सेवानिवृत्ति ली। उन्होंने दलित वर्ग अछूतों के उत्थान के लिए भी कार्य किया था। वे अछूतों को हरिजन कहते थे। हरिजन सेवक संघ की भी उन्होंने स्थापना की थी। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्वतंत्रता की प्राप्ति। अब 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। इसमें अखिल भारतीय संघ की अवधारणा निहित थी। प्रांत स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो प्रांतों में भी वोटिंग जैसे सिस्टम शुरू होने लगे थे, ऐसा मान सकते हैं। केवल 14% जनता ही वोट दे सकती थी। मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय तथा अन्य के लिए अलग अलग निर्वाचन निर्धारित किए गए थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही प्रांत स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ था और इस अधिनियम में भारतीय एकता के विकास को, अलगाववाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। कांग्रेस ने इस अधिनियम को अस्वीकृति प्रदान की थी, परंतु चुनाव में भाग लेने के लिए उन्होंने निश्चय किया था। 1937 में चुनाव हुए थे। 11 प्रदेशों में 7 में कांग्रेस मंत्रिमंडल चुने गए थे। इससे जनता को कई प्रकार से लाभ हुआ था, जैसे समाजवादी विचार पनपने लगे थे। नेता जैसे नेहरू, बोस भी समाजवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ने सांप्रदायिक को जन्म दिया था। उस समय जो अंग्रेज शासक थे वे समुदाय को एक दूसरे से भिड़ाने में लगे हुए थे। उठते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए मुस्लिमों को प्रसन्न करके और उनको अल्पसंख्यकों के अधिकार और अधिक अधिकार मांगने के लिए उकसाने लगे थे। 1933 में वाराणसी में एक हिंदू महासभा का अधिवेशन आयोजित किया गया। स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज और समाज के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन हिंदू समाज को पवित्र और शक्तिशाली बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। यहाँ पर आप याद रखना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। 1935 भारत शासन अधिनियम आया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो 1945 तक चला था। क्रिप्स मिशन ने 1942 में युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का अधिकार देना स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। 1942 में महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ पर आप इनका क्वेश्चन में आ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन और भारतीय स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस और रासबिहारी बोस ने किया था। सिंगापुर में 1943 में हुआ था।
सुभाष चंद्र बोस एक हवाई जहाज़ की दुर्घटना में 1945 में मारे गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद 1946 में प्रारंभ में चुनाव प्रारंभ हुए थे। कांग्रेस ने अधिकांश सीटें जीत ली थी। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारतीयों को राज्य हस्तांतरित करने के लिए भारत आया था, यानी कि कैबिनेट मिशन भारत आया था जो 1946 में 16 मई 1946 को अपनी संस्तुति प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन योजना बहुत विस्तृत थी, जिसमें संपूर्ण शक्ति, जो पूरी शक्ति थी, वे पूर्ण रूप से भारत को सौंपी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग योजना को लेकर असहमति हो गई थी। इन्हीं घटनाओं के कारण जो वायसराय थे, उन्होंने नेहरू जी के प्रतिनिधित्व में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यानी कि यहाँ पे किसको आमंत्रित किया था? नेहरू जी को आमंत्रित किया गया था सरकार बनाने के लिए। मुस्लिम लीग भड़क उठी और फिर सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए थे। चारों ओर बहुत खून खराबे होने लगे थे। यही रीज़न था मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग अड़ गई थी। यानी कि जो मुस्लिम लीग थे वो अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे थे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री एटली, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे एटली, फरवरी में ये घोषित कर दिया था कि जून 1948 तक शक्ति का हस्तांतरण कर दिया जाए, यानी कि नया पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। मार्च में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा गया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए ही माउंटबेटन को भारत में भेजा गया था। कांग्रेस और भारत का विभाजन कई दबावों के कारण हुआ था, जैसे खून खराबे, दंगे, आपने देखा था मारकाट, ठीक है। भारत 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद स्वतंत्र हो गया था, यानी कि भारत अलग देश और पाकिस्तान अलग देश। लोगों की मांग पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। 14-15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को शक्ति का हस्तांतरण घोषित हो गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने फुल चैप्टर देखा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और 1945 तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज प्लस भारतीय स्वतंत्र लीग सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस के द्वारा लाया गया था। 1945 में सुभाष चंद्र बोस की हवाई जहाज़ दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये पूरा चैप्टर था हमारा। यहाँ पर हमारा पूरा आधुनिक भारत चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ पाठगत प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। पाठांत प्रश्न का क्वेश्चन 1 है हमारा, यूरोपीय नवजागरण और पुनरुत्थान आंदोलन का भारत पर जो प्रभाव पड़ा, हमें उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। तो यूरोप में हुए जो नवजागरण यानी कि रिफॉर्मेशन, रेनेसेंस और आंदोलनों का भारत पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। उसके समाज में राजनीतिक, शिक्षा, संस्कृति पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। 14वीं और 16वीं शताब्दी में चला यह आंदोलन विज्ञान, कला, साहित्य और ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद और तार्किक सोच पर आधारित था। अब इस पर भारत पर कैसे प्रभाव पड़ा, जैसे विज्ञान और तर्क का विकास हुआ था। भारतीयों में अंधविश्वास और रूढ़ियों पर प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति भी शुरू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली भी लागू की गई थी। भारत में जो अंग्रेज़ों द्वारा जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी, उसकी प्रेरणा यूरोपीय नवजागरण से ही मिली थी। साहित्य और कला पर प्रभाव, भारतीय लेखकों और कलाकारों ने तार्किकता और प्रगतिशीलता को भी अपनाया था। स्वतंत्रता, समानता जैसी भाईचारा विचार भी नवजागरण के द्वारा ही आया था। अंधविश्वास, रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थे उनको ख़त्म किया था। गरिमा, स्वतंत्रता विचार और तो और जो अधिकारों के लिए विचार है वो भी भारत तक पहुंचा, सिर्फ किसके कारण? नवजागरण के कारण। इस प्रकार यूरोप के नवजागरण पुनरुत्थान आंदोलन ने भारत को आधुनिक बनाने, सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 का सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सुधार आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सुधार आंदोलन में आर्य समाज की क्या भूमिका रही है, यहाँ पर हमें उसके बारे में बताना है। आर्य समाज का भारतीय सुधार आंदोलनों में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय समाज को वेदों की ओर
जो समाज में फैली कुरीतियाँ और बुराइयाँ था उनको ख़त्म करना, शिक्षा व सामाजिक समानता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधना माना है। उनका विश्वास था कि बिना शिक्षा के जागरूकता, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने विद्यालय संस्थानों की स्थापना करवाई। स्त्री शिक्षा का भी बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया और तो और उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ि, पाखंड से मुक्ति शिक्षा के माध्यम से ही दिलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, लिथोग्राफी किसे कहते हैं? इसने भारतीय भाषाओं के विकास में कैसे सहायता की? तो लिथोग्राफी क्या है? एक प्रिंटिंग मशीन है, एक तकनीक है। लिथोग्राफी छपाई की एक तकनीक है। लिथोग्राफी से छपाई आसान और कम खर्चीली हो गई थी। अब देखिए इसने भारतीय भाषाओं के विकास में कैसे मदद की। तो विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा, जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, ठीक है। समाचार पत्रों का भी बहुत ही ज़्यादा प्रसार हुआ। शिक्षा का प्रसार हुआ, इससे साहित्य और संस्कृति का भी विकास हुआ। साहित्य बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ। राष्ट्र आंदोलनों को भी इससे बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, राजा राममोहन राय की भारतीयों को जगाने में क्या भूमिका रही? स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे जो राजा राममोहन राय जी हैं उनको भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों और अज्ञानता से जगाने में अद्भुत भूमिका निभाई है। राजा राममोहन राय जी ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसे अमान्य प्रथाओं का विरोध किया था। 1829 का फेमस सती प्रथा पर कानून बनवाने में भी इनकी निर्णायक भूमिका रही है। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया था। जातिगत भेदभाव, छुआछूत के विरुद्ध भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।